हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आशा करते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का यूनिट सेकेंड। ठीक है, इस यूनिट में हम आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस हैं जो सारे के सारे आपके पिछले 5 साल में हमेशा रिपीट किए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप प्लीज़ छोड़ के नहीं जाइएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए यहाँ पर 3 बार रिपीट कर चुका है गेडीयू एग्जाम में, सो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक्सप्लेन CSMA-CD एंड CSMA-CA प्रोटोकॉल विद ए डायग्राम। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन। CSMA carrier sends multiple access is a network protocol that listens to the channel before sending data. It helps to avoid manage collision in shared communication media. अब देखिए होता क्या है ना कि हमारा सिस्टम जो है, मान लीजिए कि सिस्टम नंबर 1 ये हमारा है, ठीक है, और ये सिस्टम नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि आपका कोई डाटा सिस्टम नंबर 1 सिस्टम नंबर 2 आपके भेजेगा। उस समय क्या करेगा, सिस्टम नंबर 1 सबसे पहले इसे एक सिग्नल भेजेगा और उस सिग्नल से ये चेक करेगा कि आपका सिस्टम नंबर 2 किसी और डाटा के साथ तो बिजी नहीं है। अगर उसे ये इंश्योर हो जाएगा कि आपका सिस्टम सेकेंड जो है किसी डाटा के साथ नहीं बिजी है और वो किसी और से डाटा नहीं ले रहा है, उस केस में ये डाटा को सेंड कर देगा। और अगर उसे ये लगता है, सपोज करिए कि सिस्टम नंबर 2 आपका डाटा किसी और के साथ डाटा ले रहा है, किसी और कम्युनिकेशन के माध्यम से उसका चैनल बिजी है, तो उस केस में क्या करेगा, ये जो हमारा सिग्नल जाएगा ये रुक जाएगा और वहाँ पर कुछ देर तक फिर वेट करेगा और उसके बाद फिर रीट्रांसमिट रैंडम टाइम पर रीट्रांसमिट करेगा और चेक करेगा कि आपका चैनल खाली है कि नहीं। अगर चैनल खाली होगा तो ये सिस्टम फिर डाटा भेज देगा और नहीं खाली होगा तो इस प्रोसेस को वो रिपीट करेगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है फायदा, इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारा कोलिजन और इंटरफेरेंस दोनों ये हम रुक जाते हैं, मतलब कि दोनों के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। और ये कोलिजन और इंटरफेरेंस रोकने के लिए हमारा CSMA-CD और CSMA-CA प्रोटोकॉल्स लाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए CSMA-CD जो आपका कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल होता है ये वायर्ड नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है, और जो CSMA-CA आपका होता है ये हमारा जो है कोलिजन अवॉइडेंस होता है और ये आपका वायरलेस नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, CSMA-CD कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। देखिए कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस विथ कोलिजन डिटेक्शन ये आपका CSMA-CD है। ठीक है, अब इसको हम जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं इथरनेट और या फिर वायर्ड नेटवर्क्स में। और इसकी वर्किंग क्या होती है, सबसे पहले डिवाइस चेक्स इफ द मीडियम इज आइडल। ये हमारा जो है डिवाइस चेक करता है कि हमारा मीडियम आइडल है। इफ द आइडल इट सेंड्स द डाटा, अगर हमारा जो डिवाइस आइडल होता है तो उस केस में डाटा को सेंड कर देता है। इफ 2 डिवाइसेस ट्रांसमिट एट द सेम टाइम अ कोलिजन अकर्स, अगर 2 डिवाइस, देखिए मैंने बताया था ना आपको ऊपर कि अगर 2 डिवाइस एक साथ अगर डाटा को सेंड करेंगे उस केस में क्या हो सकता है कि डाटा की जो है क्वालिटी डिग्रेड कर सकती है, या तो इंटरमिक्सिंग आ सकती है या तो आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो आपका डिग्रेड हो सकता है। इस वजह से इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम CSMA-CD कमांड प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं कि सबसे पहले एक सिग्नल भेज देंगे आपके सिस्टम को, उसके बाद चेक करेंगे कि उस सिस्टम से आपका सिस्टम बिजी है कि नहीं है। अगर नहीं बिजी रहेगा तभी वो सेंड करते हैं डाटा। द कोलिजन इज डिटेक्टेड बाय मेजरिंग सिग्नल स्ट्रेंथ। देखिए हमारा कोलिजन जो है सिग्नल स्ट्रेंथ के डिटेक्ट किया जाता है मेजर करके। डिवाइस स्टॉप ट्रांसमिशन वेट एट अ रैंडम टाइम एंड री ट्रांसमिट। यही मैं आपको बता रहा था ना कि जब उसे लगेगा कि हमारा डिवाइस किसी और के साथ बिजी है तो उस केस में क्या करेगा, डिवाइस हमारा ट्रांसमिशन को रोक देगा और कुछ टाइम के लिए फिर से वो रिपीट करने लगेगा। और जैसे ही उसे पता चलेगा कि हमारा डिवाइस आइडल है उस टाइम में फिर वो डाटा को सेंड कर देता है। और ये आपका CSMA-CD का डायग्राम है जिसे आप बना सकते हैं। ये सारे के सारे डायग्राम में वही ऊपर वाले जो वर्किंग के स्टेप्स हमने आपको समझाए, ये सारे स्टेप्स को यहाँ पर डायग्राम फॉर्म में हमने समझाया है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। हमारा जो CSMA-CD होता है ये हमारा सिंपल एंड इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग कोलिजन। ये हमारा बहुत सिंपल मॉडल होता है और इससे हम जो है कोलिजन को डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और जो CSMA-CD होता है ये हमारा जो है डाटा लॉस इन वायर्ड रिड्यूसेस डाटा लॉस इन वायर्ड नेटवर्क्स। ये हमारा रिड्यूस करता है कि डाटा हमारा जो है लॉस नहीं होता है वायर्ड नेटवर्क्स में। ठीक है, अब इसके बाद हमारा डिसएडवांटेज क्या होता है,
डिसएडवांटेज इसका पहला ये है, इनसफिशिएंट इन हाई ट्रैफिक कंडीशंस। ये हमारा अगर मान लीजिए कि एक साथ बहुत सारा डाटा जा रहा है तो उस केस में ये हमारा जो है इनसफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि हम सिग्नल्स को भेज रहे हैं और हो सकता है और भी एक ही वायर से और भी नेटवर्क से डाटा जा रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है, हमारा क्वालिटी डिग्रेड कर सकती है सिग्नल की, या फिर सिग्नल वीक हो सकता है, जिस वजह से हमारा मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंचेगा। तो इसको रोकने के लिए हम जो है यूज़ करते, अरे इस वजह से हमारा ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा, वेस्टेज द बैंडविड्थ ड्यूरिंग कोलिजन। जाहिर सी बात है, अगर हम सिग्नल्स को एक बार भेज के फिर वापस से रिट्रेन कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो है बैंडविड्थ ही, तो बैंडविड्थ हमारा जो चैनल यूज़ हो रहा है सिग्नल्स को भेजने में, वो तो हमारा वेस्ट जा रहा है ना। हमें एक उससे कोई काम ही नहीं है, बस हम सिग्नल्स को भेज रहे हैं और उससे फिर एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा बैंडविड्थ जो है ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल, ये हमारा डिसएडवांटेज होगा ना। सेकेंड है आपका CSMA CA, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। ठीक है, यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्क्स। ये हमारा जो है वायरलेस नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है। अब इसका वर्किंग क्या होता है, अ डिवाइस सेंस द चैनल। ये इसमें हमारा एक डिवाइस होता है जो कि सेंस करता है चैनल को। इट्स बिजी इट वेट्स फॉर इट टू बिकम आइडल। जैसे ये एक सिग्नल, बेसिकली ये क्या करता है, एक सिग्नल सेंड करेगा और उसके बाद ये चेक करेगा कि हमारा डिवाइस आइडल है कि नहीं। अगर डिवाइस आइडल होगी तो ये जो है डाटा को सेंड कर देगा। और अगर डिवाइस नहीं आइडल है, बिजी है, तो वो वेट करेगा और फिर रैंडम टाइम में सेंड करेगा रीचेकिंग के लिए। ठीक है, इफ इट्स बिजी इट वेट्स फॉर इट एंड बिकम्स आइडल। ठीक है, और वंस द आइडल इट वेट्स फॉर अ रैंडम बैक ऑफ टाइम, इट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सेंडर RTS सिग्नल। Receiver receives with a clear to send CTS। after receiving CTS it sends the actual data। ठीक है, अब ये क्या करता है, इस केस में सबसे पहले हमारा डिवाइस क्या करेगा ना कि जैसे ही सिग्नल जाएगा वहाँ पर, और सिग्नल अगर उसे पता चलेगा कि हमारा डिवाइस आइडल है, तो उस केस में डिवाइस को ये जो है RTS सिग्नल सेंड करेगा और डिवाइस इसको CTS सिग्नल एक सेंड कर देती है। ठीक है, क्लियर टू सेंड का मतलब, CTS का मतलब क्लियर टू सेंड, RTS का मतलब रिक्वेस्ट टू सेंड है। ठीक है, जैसे ही इसे पता चलेगा कि हमारा डिवाइस खाली है तो वो जो है सिग्नल को सेंड कर देगा, रिक्वेस्ट टू सेंड सिग्नल सेंड करेगा, और दूसरा जो हमारा दूसरी डिवाइस होगी वो क्लियर टू सेंड सिग्नल इसे सेंड कर देगी, जिस वजह से ये डिवाइस को आइडल मानकर और उसके बाद हमारा डाटा के ट्रांसमिशन को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में अगर देखते हैं तो इसमें हमारा पैकेट इज रेडी टू फॉर ट्रांसमिशन, हमारा पैकेट जो है रेडी है ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद चैनल सेंसिंग, इसके बाद हमारा रिक्वेस्ट सेंड करता है कि चैनल को सेंस करने के लिए। अब इसमें देखिए कि हमारा अगर डिवाइस आइडल है तो ऑफ्ट एंड बैक ऑफ टाइम, अगर आइडल नहीं है तो ऑफ्ट एंड बैक ऑफ टाइम, अगर आइडल है तो सेंड द पैकेट, मतलब हमारा पैकेट ऑफ डाटा को सेंड कर देता है अगर हमारा डिवाइस आइडल है। अगर नहीं है तो इसके बाद हमारा जो है ये कुछ टाइम के लिए रुकेगा, उसके बाद फिर से सेंड कर देगा। अगर हमारा कोलिजन अक्कर करता है तो उस केस में क्या होगा, वापस से ये जो है जाकर चैनल पर जाएगा और फिर से प्रोसेस रिपीट करेगा। और अगर कोलिजन नहीं अक्कर करता है तो उस समय में हमारा जो है ये एंड हो जाता है प्रोसेस। तो ये डायग्राम और ऊपर के ये वर्किंग मॉडल आपको समझाकर अच्छे तरीके से आने हैं, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, अवॉइड्स कोलिजन बिफोर दे हैपेंस। इसमें जो हमारा सबसे पहला एडवांटेज है कि कोलिजन को होने से पहले ही ये खत्म कर देता है। दूसरा, बेटर फॉर वायरलेस मीडिया वेयर कोलिजन डिटेक्शन इज हार्ड। ये हमारा जो है बहुत अच्छा होता है वायरलेस मीडिया के लिए जहाँ पर कोलिजन डिटेक्शन बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या होता है, एड्स एक्स्ट्रा ओवरहेड्स। ठीक है, ये हमारा जो है वो एक्स्ट्रा ओवरहेड ऐड कर देता है RTS और CTS। ठीक है, स्लोअर ड्यू टू वेटिंग एंड बैक ऑफ टाइम, ये हमारा जो है स्लो होता है वेटिंग एंड बैक ऑफ टाइम की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका एक कंपैरिजन मॉडल देख लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट कर चुका है। कंपैरिजन में हम फीचर CSMA CD और CSMA CA का। ठीक है, अब फीचर्स में हमारा जैसे यूज्ड किस में किया जाता है, तो CSMA CD हमारा वायर्ड ईथरनेट में यूज़ किया जाता है और CSMA CA आपका वायरलेस में यूज़ किया जाता है वाईफाई नेटवर्क्स में जैसे। अब इसके बाद हमारा इसकी मेथडोलॉजी क्या होती है, तो डिटेक्ट एंड हैंडल द कोलिजन। हमारा जो है CSMA CD क्या करता है, डिटेक्ट करता है और हैंडल करता है कोलिजन को, और CSMA CD हमारा अवॉइड करता है कोलिजन को। ठीक है, CSMA CA में
हमारा कोलिजन को अवॉइड करता है वायरलेस कनेक्शन में। और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, CSMA/CD हमारा जो है वायर्ड मीडियम के लिए बहुत बेटर ऑप्शन होता है, और CSMA/CA हमारा जो है वायरलेस मीडियम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अब इसके बाद हमारा एक्स्ट्रा सिग्नल देखते हैं। CSMA/CD में हमारा कोई भी एक्स्ट्रा सिग्नल यूज़ नहीं होता है, बट हमारा CSMA/CA में हमारा जो है RDS सिग्नल और या फिर CTS सिग्नल यूज़ किया जाता है, जो एक एक्स्ट्रा सिग्नल के तौर पे आपके काम आते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कंक्लूजन देख लेते हैं। CSMA/CD इज आइडियल फॉर वायर्ड लेंस वेयर कोलिजन डिटेक्शन इज पॉसिबल। CSMA/CD जो है हमारा वायर्ड लेन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत बेटर ऑप्शन होता है वायर्ड मीडियम के लिए। बट यही बात अगर आपका जो CSMA/CA होता है, ये आपका वायरलेस मीडियम नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जहाँ पर कोलिजन डिटेक्शन बहुत हार्ड होता है। जहाँ पर अगर हम कोलिजन अगर डिटेक्शन की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत हार्ड हो जाता है कि कोलिजन को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उस केस में आपका CSMA/CA यानी कि वायरलेस कनेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये KTU में आपका 3 बार रिपीट कर चुका हुआ है। ठीक है, इन डाटा कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ protocol are used to ensure reliable data transmission over unreliable channels. Go back NRQ and selective repeat ARQ are two common types, differing in how they handles the packet retransmit। देखिए ARQ का मतलब मैं आपको इसको एक थोड़ा सा सिंपल वे में बताता हूँ। सपोज करिए कि आपने किसी अपने दोस्त को डाटा भेजा कुछ, ठीक है, और उस डाटा में हुआ क्या कि आपका दोस्त के पास जाते जाते कुछ उसके पार्ट से या फिर कुछ इमेज के पार्ट मान लीजिए मिसिंग हो गया। ठीक है, हमारा जो है इन्वायरमेंट में बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में क्या होता है ना कि बहुत सारे चीज़ें इंटरफेरेंस करती रहती हैं, जिस वजह से हो सकता है आपका एक्चुअल डाटा वहाँ पर जाते जाते या फिर डिलीट हो गया या फिर कुछ वजह से ख़राब हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही आपके दोस्त के सिस्टम को मिलेगा वो डाटा, तो हो सकता है कि उसने पाया कि आपका 1-2 फ्रेम्स मिसिंग है उस पैकेट्स में। ठीक है, डाटा के पैकेट में 1-2 फ्रेम्स मिसिंग है। उस केस में क्या करता है ARQ में कि वो फिर से सिग्नल को रीट्रांसमिट करने के लिए बोलेगा कि भैया आप फिर से हमें पूरा का पूरा फ्रेम्स भेज दो। ठीक है, ये आपका जो है गो बैक NQ में होता है ARQ में, और सेलेक्टिव रिपीट ARQ में क्या होता है कि भाई वो बोलेगा भैया जो है ठीक है आपका ये फ्रेम मेरा खराब है, बस आप ये स्पेसिफिक फ्रेम्स मेरे को भेजिए। ठीक है, बट इसमें गो बैक NQ में क्या करता है सिस्टम, उनसे रिक्वेस्ट करेगा भैया जो है आपका फ्रेम खराब हो गया है, आप फिर से मेरे को वापस से रीट्रांसमिट करिए पूरा का पूरा फ्रेम, ताकि मैं इमेज को बना सकूं। ठीक है, बस यही एक आपका सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। ठीक है, गो बैक NRQ डिस्क्रिप्शन। इन गो बैक ARQ द सेंडर कैन send multiple frames before receiving an acknowledgement, but the receiver can only accept frames in order. If any frame is lost or corrupted, the receiver discard it and ask the sender to resend that frame and all the subsequent frames regardless of whether they were received correctly। ठीक है, इसका ये मतलब है कि in go back and ARQ the sender can send multiple frames before receiving an acknowledgement। देखिए जैसे ही उसे सिग्नल से मतलब कि मिलेगा कि ये जो है आप मेरे को फ्रेम भेज दीजिए, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उस फ्रेम में ये जो है हमारा सेंडर जो होता है वो मल्टीपल फ्रेम्स का आपको भेज देगा। एक ही बार में वो बहुत सारे हर फ्रेम्स का 2 कॉपी बनाकर भेज देगा। ठीक है, और उसमें से क्या होता है कि रिसीवर जो होता है ना, रिसीवर क्या करेगा कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर वे में सीक्वेंस वे में ही फ्रेम्स को एक्सेप्ट करेगा, और उसे जैसे ही मान लीजिए सपोज करिए 1 2 3 उसने एक्सेप्ट किया 1, ठीक, 2 और उसके बाद उसने 3 को एक्सेप्ट किया। अब इसके बाद मान लीजिए 4 नहीं आपका 5 आ गया हो। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 का फ्रेम आपका नहीं आया है, 5th फ्रेम आ गया है उसके पास। ठीक है, उसके बाद ये फिर से आपके जो है बोल देगा भैया जो है आप मेरे को फिर से वापस से रीट्रांसमिट करिए सिग्नल से। ठीक है, तो यही आपका जो है गो बैक NRQ होता है। ठीक है, द रिसीवर डिस्कार्ड्स इट एंड आस्क्स द सेंडर टू रीसेंड दैट फ्रेम एंड ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे वर रिसीव्ड करेक्टली। ठीक है, अब इसमें जो है आपका जो रिसीवर है वो बोल देगा भैया जो है आप मेरे को फिर से पूरा का पूरा फ्रेम सेंड करिए, बट उसमें से हमारा फ्रेम तो लॉस एक ही हुआ था ना,
तो उसे इस हिसाब से तो एक ही फ्रेम भेजना चाहिए था, बट इस केस में क्या होता है कि वो सेंडर से फिर से वापस से बोलता है भैया अब जो फ्रेम मेरे पास रिसीव हुए थे और जो फ्रेम बेकार था वो मेरे को फिर से वापस से पूरा का पूरा फ्रेम मेरे को वापस से रीट्रांसमिट कर लीजिए, ठीक है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। द सेंडर सेंड्स मल्टीपल फ्रेम्स विद सीक्वेंस नंबर। सेंडर क्या करता है कि मल्टीपल फ्रेम्स भेज देता है सीक्वेंस नंबर के साथ, ठीक है। अब इसमें द रिसीवर सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द लास्ट करेक्टली रिसीव्ड फ्रेम्स। अब इसके बाद जो है रिसीवर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट उनको मैसेज एक भेज देता है कि मैंने लास्ट करेक्टली कौन कौन सा जो है फ्रेम रिसीव किया था, ठीक है। इफ एनी फ्रेम इज लॉस्ट और करेक्टेड द रिसीवर सेंड अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। जैसे उसे रिसीवर को पता चलता है कि भैया मेरा जो भी फ्रेम मैंने रिसीव किया है उसमें से कोई एक लॉस्ट है या फिर कोई एक जो है खराब हो गया है, उस केस में फिर इसे जो है सेंडर को वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है, ठीक है। द सेंडर्स देन रीट्रांसमिट द प्रॉब्लमेटिक फ्रेम्स एंड ऑल द सीक्वेंस फ्रेम्स। अब सेंडर क्या करता है, फिर से रीट्रांसमिट करता है। जो हमारा फ्रेम तो खराब हो गया तो उसको तो सेंड ही करता है, बट उसके साथ साथ बाकी के जो फ्रेम्स होते हैं उनको भी सेंडर सेंड कर देता है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, ये हमारा जो है बहुत सिंपल होता है इम्प्लीमेंट करने में और सुटेबल फॉर लो वर्क लेटेंसी नेटवर्क। और ये हमारे जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है जहाँ पर बहुत कम नेटवर्क्स हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत कम डिवाइसेस हैं, जहाँ पर सिग्नल्स में जो है ज़्यादा डिवाइसेस को नहीं भेजना है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा और इफेक्टिव वे में काम भी करता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इनएफिशिएंट रीसेंडिंग ऑल फ्रेम्स आफ्टर एन एरर कैन वेस्ट बैंडविड्थ स्पेशली इफ एरर अकर्स इन लेट फ्रेम्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका एरर कोई लास्ट के फ्रेम में अकर करता है, उस केस में क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जितने आगे के फ्रेम्स आए हुए हैं ना वो सारे के सारे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये हमारे यहाँ पर जो है डिग्रेड कर देगा क्वालिटी को। तो यहाँ पर ये जो हमारा इसकी डिसएडवांटेज है। और हाई रीट्रांसमिशन ओवरहेड। अब इसकी वजह से अगर मान लीजिए कि हमारा रीट्रांसमिट करना पड़ रहा है और बार बार सिग्नल लास्ट वाले डाटा या फिर डिलीट हो जा रहा है या फिर वेस्ट हो जा रहा है फ्रेम, तो उस केस में हमें बार बार रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं सेलेक्टिव रिपीट ARQ। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ द सेंडर कैन सेंड्स मल्टीपल फ्रेम्स बट द रिसीवर कैन सेलेक्टिवली एक्नॉलेजमेंट फ्रेम्स इफ अ फ्रेम इज लॉस्ट और करप्टेड ओनली डेट स्पेसिफिक फ्रेम इज रिसेंट नॉट द अदर्स, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि आपका जो सेंडर होता है ना वो बोलता है रिसीवर से, रिसीवर जो है सपोज करिए ये आपका रिसीवर हो गया और ये आपका सेंडर हो गया, ठीक। अब इस केस में क्या होता है कि सेंडर आपका जो होता है ना वो सारा का सारा बहुत सारा मल्टीपल फ्रेम्स को भेज देता है एक ही साथ, ठीक। अब इस केस में क्या होता है, जो रिसीवर आपका होता है वो खुद ही एक एक्नॉलेज कर लेता है कि फ्रेम को उसको कौन सा फ्रेम चाहिए और कौन सा फ्रेम उसको नहीं चाहिए, ठीक है। और वो जैसे अगर मान लीजिए कि कोई फ्रेम हमारा डिग्रेड करता है या फिर कोई फ्रेम हमारा खराब होता है तो उस केस में क्या करता है ये कि सिर्फ और सिर्फ सेंडर से बोलेगा कि भैया मेरे को आप वो स्पेसिफिक फ्रेम ही सेंड करिए, और वो फिर से सेंडर आपका वो स्पेसिफिक फ्रेम सेंड कर देता है, ठीक है। अब इसकी एक बार वर्किंग देखते हैं, ये इसकी वर्किंग किस तरह से है। द सेंडर रीट्रांसमिट मल्टीपल फ्रेम्स ईच विद अ यूनिक सीक्वेंस नंबर से। अब सेंडर क्या करता है, रीट्रांसमिट कर देता है मल्टीपल फ्रेम्स को। अब मल्टीपल फ्रेम्स क्यों रीट्रांसमिट करता है, मल्टीपल फ्रेम इसलिए रीट्रांसमिट कर देता है ताकि आपका जो फ्रेम हो, अगर मान लीजिए कि जाते जाते वहाँ पर डिग्रेड कर देता है एक फ्रेम तो दूसरा वाला फ्रेम आपका सही यूटिलाइज हो सके, ठीक है। द रिसीवर एक्नॉलेज फ्रेम्स रिसीवर आपका एक्नॉलेज करता है फ्रेम को इंडिविजुअली, सभी फ्रेम्स को वो फिर से एक एक करके जो है चेक करता है। इफ अ फ्रेम इज लॉस्ट और करप्टेड द रिसीवर रीसेंड्स अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नेक फॉर दैट स्पेसिफिक फ्रेम। और अगर उसे रिसीवर को लगता है कि भैया ये मेरा फिर से फ्रेम खराब है तो वो फिर वही एक फ्रेम के लिए फिर से वापस से नेक मैसेज भेज देता है। द सेंडर रीट्रांसमिट्स ओनली द लॉस्ट और करप्टेड फ्रेम्स। अब इस केस में क्या होता है, सेंडर सिर्फ और सिर्फ वो रीट्रांसमिट करता है लॉस्ट फ्रेम को, जो आपका फ्रेम लॉस्ट हो गया बस उसी को, ठीक है। अब ये हमारा एडवांटेज क्या है, मोर एफिशिएंट देन गो बैक एंड सिंस ओनली द लॉस्ट फ्रेम्स आर रीसेट। अब इस केस में क्या होता है कि हमारा जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम इसमें जो हमारा फ्रेम खराब है सिर्फ और सिर्फ हम उसी को
मंगा रहे हैं। सेकंड में क्या होता है, लोअर ओवरहेड एंड बेटर बैंडविड्थ। अब इसमें क्या होता है कि हमारा लोअर ओवरहेड होता है और बेटर इसका बैंडविड्थ क्वालिटी होता है, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ये हमारा जो है मोर कॉम्प्लेक्स एज द रिसीवर नीड्स टू स्टोर आउट ऑफ द ऑर्डर फ्रेम्स। अब ये हमारा जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हमारा इसमें रिसीवर को सभी के सभी ऑर्डर्ड में रखकर फ्रेम को सेंड करना है, जिस वजह से हमारे बफर भी वहाँ पर मेमोरी बहुत ज़्यादा स्पेस आपका यूटिलाइज हो जाता है रिसीवर का, जिस वजह से ये हमारा उतना ज़्यादा इफेक्टिव ये भी तरीका नहीं है, ठीक है। रिक्वायर्स लार्ज बफर स्पेस एट द रिसीवर। रिसीवर के पास लार्ज बफर स्पेस होना चाहिए, क्योंकि वो मल्टीपल फ्रेम्स को सेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसका हमारा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारा जो है इसके फीचर्स में ट्रांसमिशन मेथड में देखा जाए तो रीसेंड ऑल फ्रेम्स आफ्टर एन एरर, ठीक है। अब इसमें हमारा जो है सेलेक्टिव रिपीट ARQ क्या करता है, रिपीट्स ओनली द एरर फ्रेम। अब इसमें जो है रिपीट रीसेंड करता है हमारा ओनली द एरर फ्रेम को। अब इसकी एफिशिएंसी, इसकी लेस एफिशिएंट हाई ओवरहेड। अब ये हमारा जो है बहुत ज़्यादा कम एफिशिएंट होता है और इसको जो है बहुत ज़्यादा ओवरहेड भी होता है। ओवरहेड का मतलब हो गया कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चीला या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर लोड आ जाता है कि सिस्टम को फिर से वापस एक एक फ्रेम को सेंड करना बहुत ज़्यादा लोड का काम हो जाता है ना, तो इसी को कहते हैं मोर एफिशिएंट लोअर ओवरहेड। अब इसलिए हमारा जो है मोर एफिशिएंट होता है और लोअर ओवरहेड भी होता है, क्योंकि इसमें हमारे फ्रेम को एक बार में हम एक फ्रेम को सेंड करते रहें, जो हमारा फ्रेम खराब है सिर्फ और सिर्फ उसी। रिसीवर बफर फ्रेम्स, रिसीवर बफर नो बफर फॉर और आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स, स्टोर्स आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स। अब देखिए रिसीवर में क्या होता है कि ना कोई भी बफर नहीं, मेमोरी यूज़ नहीं होती है कि आपका स्टोर करने के लिए। अगर मान लीजिए कि हम, क्योंकि यहाँ पर जो भी फ्रेम खराब हो रहा है उसको रीट्रांसमिट कर दे रहा है, तो पूरा का पूरा फिर से जब आ जा रहा है उसके पास फ्रेम से, तो उसे मेमोरी में कोई ज़रूरत, मेमोरी की नीड नहीं है, वो एक ही बार में आ रहा है फ्रेम्स प्रोसेस करता चला जाएगा। बट सेकंड वाले में हमारा जो सेलेक्टिव रिपीट ARQ होता है, इसमें हमें जो है मेमोरी की नीड होती है, क्योंकि एक बार हमारे पास सपोज करिए आधा फ्रेम का डाटा आ चुका है, अब उसमें से कोई एक फ्रेम की वजह से गलती हो जाती है, तो वो आधा फ्रेम जो हमारे पास है उसको स्टोर करने के लिए एक अलग से मेमोरी की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद हमारा जो है कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, सिंपल होता है और ये हमारा मोर कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रांसमिशन ओवरहेड क्या होता है, हाई ड्यू टू मल्टीपल फ्रेम्स रीट्रांसमिटेड, और ये हमारा लोअर एज ओनली स्पेसिफिक फ्रेम्स आर रीट्रांसमिटेड, ठीक है। तो ये हमारा रहा ARQ प्रॉब्लम्स का, जो गो बैक ARQ होता है और आपका सेलेक्टिव ARQ, ठीक है। इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन में भी हमने समझ लिया है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप जो है अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियोस में आपको, और आगे हम और भी अच्छे लेकर आने की कोशिश करेंगे। कंपाइलर और भी सब्जेक्ट्स के सारे हम लेकर आने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से हम डिटेल में कवर अप कर पाएँ और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। हम वही क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके AKDU में हर बार रिपीट किए हुए क्वेश्चंस है। आप इसके कंक्लूजन देख लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में देखिए, गो बैक एन ARQ इज अ सिंपल एंड वर्क वेल इन लो लेटेंसी इन्वायरमेंट्स बट कैन बी इनएफिशिएंट विद हाई एरर रेट्स। अब ये हमारा जो है सिंपल मॉडल होता है और बहुत अच्छे से, बहुत लो लेटेंसी इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से काम भी करता है। मतलब कि थोड़े से अगर हमें ट्रांसमिशन करना है, थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन कर लिया डाटा का, या फिर हमें बहुत कम नेटवर्क के लिए यूज़ करता है, तो उस समय ये हमारा बहुत ही अच्छे से काम करता है। बट अगर हमें लार्ज नेटवर्क पर यूज़ करें तो, या फिर लेटेंसी हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा टफ रहे, कॉम्प्लेक्स हो, तो वहाँ पर ये जो है फेल कर जाता है मॉडल। अब इसके बाद हमारा जो सेलेक्टिव रिपीट ARQ इज मोर एफिशिएंट एज इट ओनली रीट्रांसमिट द नेसेसरी फ्रेम्स बट इट रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन एंड लार्ज बफर्स, ठीक है। अब ये हमारा जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तो होता है, बट इसको जो है कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत ज़्यादा होता है, और इसको लार्ज मेमोरी बफर्स भी नीड होती है, जिस वजह से ये भी हमारा थोड़ा सा मेमोरी वाइज से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिग्रेड है। बट हाँ, ओवरऑल ये हमारा बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब वेरियस एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स यूज्ड इन द डाटा लिंक लेयर। ये हमारा क्वेश्चन देखिए 2 बार AKDU में 3 बार लगातार ये रिपीट कर चुका है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। इन डाटा लिंक लेयर द OSI मॉडल एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा
और अनरिलायबल चैनल्स। सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस एंड दे मे चेक अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डाटा इंटेग्रिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो है बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं डाटा को एरर की चेक करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए कि हमारा कहाँ पर डाटा एरर कर रहा है और कहाँ पर एरर नहीं कर रहा है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स OSI मॉडल या फिर डाटा लिंक लेयर मॉडल में यूज़ करते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। पहला हमारा जो है पैरिटी चेक। ठीक है, पैरिटी चेक में क्या होता है कि एरर डिटेक्शन टेक्निक्स ये हमारा होता है। इसमें जो है हम इवन और ऑड के फॉर्म में सिग्नल्स को देखते हैं। द पैरिटी बिट इज एडेड टू द डाटा टू मेक द नंबर ऑफ वंस आइदर इवन और ऑड। ठीक है, पैरिटी बिट हमारा जो है डाटा में ऐड किया जाता है टू मेक नंबर ऑफ वंस आइदर इवन और ऑड। ठीक है, इसके बाद इसकी वर्किंग क्या होती है इसको चेक कर लेते हैं। इवन पैरिटी होता है कि इसमें ऑड पैरिटी होता है। इवन पैरिटी कब होता है? इवन पैरिटी द नंबर ऑफ वंस इन द डाटा इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट इज ऑलवेज इवन। हमारा नंबर ऑफ वंस हमारा जो है डाटा में हमेशा ही इवन रहता है। और ऑड पैरिटी में क्या होता है? द नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट इज ऑलवेज ऑड। इसमें हमारा नंबर ऑफ वंस ऑड रहता है। सपोज करिए कि आपका मान लीजिए ये 1 और 1। ठीक, अब इसके बाद आपका 0 और फिर मान लीजिए एक और 0। ठीक, ये आपका हो गया। तो इसमें क्या है कि हमारे 2 इवन पैरिटी है। ठीक है, अब यही मान लीजिए 1 फिर 0 और या फिर यहाँ पर आपका फिर 1 और फिर आपका ये 0। ठीक, माफ करिए थोड़ा सा मेरे से आज डायग्राम सही से नहीं बन रहा है, हाथ में थोड़ा सा चोट लगा इस वजह से। ठीक है, तो ये हमारा जो है इवन पैरिटी है और ये हमारा ऑड पैरिटी है, सॉरी ये आपका 0 है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देख लीजिए। डाटा हमारा ये जो है ऑड पैरिटी है 1 0 1 1 फिर 0 1 1 क्योंकि नंबर ऑफ वंस इसमें हमारे ऑड हैं। अब पैरिटी बिट 1 मेक्स द टोटल 1 ऑड 1 3 5 etc। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है चेकसम। चेकसम हमारा देखिए क्या करता है, ये बेसिकली हमारा एक एरर डिटेक्शन टेक्निक होता है। ठीक है, और चेकसम इज जो वैल्यूएबल कैलकुलेटेड फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ द डाटा विच इज ट्रांसमिटेड अलॉन्ग विद द डाटा। चेकसम क्या होता है कि हमारा इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है ब्लॉक ऑफ द डाटा के साथ, और ये जो हमारा ट्रांसमिट भी किया जाता है ब्लॉक ऑफ द डाटा के साथ। ठीक है, द रिसीवर रिकैलकुलेट द चेकसम एंड कंपेयर्स इट विद द रिसीवर 1 टू डिटेक्ट द एरर्स। ठीक है, ये हमारा जो रिसीवर रिकैलकुलेट करता है चेकसम को और इसको फिर कंपेयर करता है किससे? रिसीवर के एंड से जो डाटा हमारा डिटेक्ट किया जाता है उससे ये हमारा रीट्रांसमिट करके फिर से रीचेक करता है कि हमारा डाटा वैलिड है या फिर इनवैलिड है। अब इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। द सेंडर कैलकुलेट्स द चेकसम ऑफ द डाटा सम ऑफ द डाटा यूनिट्स। चेकसम क्या करता है कि सबसे पहले ये कैलकुलेट करता है कि कितना डाटा का पूरा टोटल क्या सम है। ठीक है, उसके बाद द चेकसम इज अपेंडेड टू द डाटा एंड सेंड। उसके बाद जो है चेकसम जो है डाटा के साथ जो है इम्बेडेड किया जाता है। अपेंड का मतलब हो गया कि आपका उसके साथ एम्बेडेड उसी के साथ में जो है मिलाकर भेज दिया जाता है, उसके ऊपर बैठाकर भेज दिया जाता है। एक तरह से आप ये मान सकते हैं अभी के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बाद द रिसीवर रिकैलकुलेट्स द चेकसम फ्रॉम द रिसीवर डाटा एंड कंपेयर्स इट विद द रिसीव्ड चेकसम। अब इसके बाद रिसीवर जो होता है वो फिर से रीचेक करता है जो हमारा चेकसम में डाटा रहता है उस पर, उसको मिलाता है डाटा के पूरे सम से। सपोज करिए कि आपने 5 + 5 + 5 15 बिट का डाटा पूरा सेंड किया है। ठीक है, अब इसमें 15 को आपने जो है इसमें बैठा कर ऊपर बता दिया है कि मार करके भैया मैं आपको 15 पीसेस भेज रहा हूँ डाटा का। ठीक है, अब चेकसम फिर से किसको पकड़ेगा? चेकसम को पकड़ेगा रिसीवर और उसमें देखेगा भैया कितना है, इनका टोटल सम 15 है। ठीक है, और फिर उसके बाद जितना डाटा उसके पास आया है सबको कंपेयर करेगा कि भैया सबको मिलाकर 15 हो रहा है कि नहीं। अगर 15 हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भैया कहीं पर गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं हमारा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में CRC। ठीक है, एरर डिटेक्शन। CRC इज अ मोर पावरफुल मोर एरर डिटेक्शन टेक्निक्स दैट यूजेस पॉलिनोमियल डिवीजन टू डिटेक्ट द एरर्स। अब CRC में क्या होता है कि ये पॉलिनोमियल डिवीजन जैसे चेकसम जो हमारा सम को चेक करता था, अब इसमें जो है क्या होता है कि पॉलिनोमियल डिवीजन को चेक करता है। मतलब x² + 1 + x + x² + x + 1 करके जो हम इक्वेशंस सॉल्व करते थे उस केस में ये जो है हमारा
डिवीजन परफॉर्म करके चेक करता है कि भैया जो है डाटा पूरा है कि नहीं है। इसका वर्किंग देखते हैं। द सेंडर अपेंड्स अ सीआरसी कोड रीट्रांसमिट पॉलिनोमियल डिवीजन टू द डाटा। अब जो है सेंडर क्या करता है, रीट्रांसमिट करता है पॉलिनोमियल कोड फ्रॉम द डाटा के। द रिसीवर परफॉर्म्स द सेम डिवीजन एंड कंपेयर्स द रिमाइंडर विद द सीआरसी। अब क्या करता है रिसीवर ना, सेंडर जो है अपेंड करता है कोड को और सारे के सारे डाटा पर पॉलिनोमियल डिवीजन करता है, जिसकी वजह से डाटा हमारा बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट प्रोवाइड करता है। अब वो जो हमारा छोटी यूनिट का डाटा आता है, अब उस ये जब सेंड कर दिया जाता है डाटा चेकसम के ऊपर, चेकसम वापस से फिर इनके ऊपर जो है डिवीज़न परफॉर्म करता है और फिर से देखता है कि भैया डाटा हमारा जो उन्होंने भेजा है सीआरसी से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा है तो कहीं गड़बड़ हो गया है। इफ दे मैच नो एरर्स हैज अकर्ड और इफ नॉट एन एरर इज डिटेक्टेड। अगर हमारा जो है मैच करता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सही है सब डाटा। अगर नहीं मैच करता है तो उस केस में भैया कहीं गड़बड़ हो चुका है, यानी कि एरर आ चुकी है। एडवांटेज क्या होता है, हाई एफिशिएंट इफेक्ट बस्ट एरर्स। ये हमारा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और इसकी लिमिटेशन क्या होती है, कैन नॉट करेक्ट एरर्स ओनली डिटेक्ट एरर। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ एरर डिटेक्शन टेक्निक्स है, ना कि इसे एरर को करेक्ट कर सकता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डिटेक्शन टेक्निक्स है, नेक्स्ट डिटेक्शन टेक्निक्स है वो हमारा हैमिंग कोड एरर करेक्शन है। ठीक है, हैमिंग कोड एरर करेक्शन देखते हैं क्या है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, हैमिंग कोड एड्स रिडंडेंसी बिट्स टू द डाटा इनेबलिंग इट टू डिलीट एंड करेक्ट द सिंगल बिट एरर्स। अब हैमिंग कोड क्या करता है कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल बिट एरर को करेक्ट करने के लिए काम आता है। अब हैमिंग कोड एड्स द रिडंडेंसी बिट टू द डाटा, ये हमारा जो है डाटा के ऊपर एक रिडंडेंसी बिट लगा देता है, मतलब कि रिकवरेबल बिट लगा देता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कि कभी कहीं पर सिंगल डाटा हमारा लॉस करता है तो वहाँ पर उस सिंगल बिट जो रिडंडेंसी रहती है उसके उस बिट को लगाकर ये फिर से वापस से कैलकुलेट कर लेता है। इसका वर्किंग देखते हैं। डाटा इज डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड रिडंडेंट पार्टी बिट्स। ठीक है, डाटा हमारा सारा का सारा जो डिवाइडेड होता है हर एक बिट में और रिडंडेंट पार्टी बिट में कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द बिट्स। पार्टी बिट का मतलब कि अब जिसमें इसमें क्या होता है कि सारे के सारे बिट्स हमारे जो है वो सारे के सारे कैलकुलेट किए जाते हैं अपने उनके पोजीशन से। द रिसीवर चेक्स द पैरिटी बिट्स, रिसीवर क्या करता है पैरिटी बिट्स को चेक करता है। इफ द नंबर ऑफ द एरर इज ऑड, अगर हमारा नंबर ऑफ द एरर्स हमारा ऑड है, द बिट पोजीशन ऑफ द एरर इज डिफाइंड एंड करेक्टेड। उस केस में क्या होता है कि अगर हमारा बिट का पोजीशन ऑड है, नंबर ऑफ द एरर्स हमारे ऑड है, तो उस केस में हमारा बिट का पोजीशन को डिफाइन किया जाता है और उसको करेक्ट किया जाता है। और इसका एडवांटेज क्या होता है, कैन बोथ डिटेक्ट एंड करेक्ट द सिंगल बिट एरर्स। ये हमारा जो है डिटेक्ट भी कर सकता है और करेक्ट भी कर सकता है सिंगल बिट एरर के लिए। लिमिटेशंस क्या होता है, कांट करेक्ट मल्टीपल बिट एरर्स, और ये हमारा जो है मल्टीपल बिट एरर को करेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ जो है रीड सोलोमन कोड। रीड सोलोमन कोड, भाई ये सोलोमन डॉकू का याद आ जा रहा है इसका दिक्कत। ठीक है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की टेक्निक है। इसमें हम जो है एरर को डिटेक्ट भी करते हैं और करेक्ट भी करते हैं अगर गलत है तो। हमारा एक हैमिंग वाला था करेक्शन टेक्निक जिसमें हम सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है उसमें एक सिंगल बिट रहता है जिसकी वजह से हम उसको करेक्ट कर देते हैं। बट अब सोलोमन वाले देखते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन सीडीज डीवीडीज और एंड QR कोड्स। इट कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट द मल्टीपल एरर्स इन द डाटा। अब ये भाई साहब बहुत ज़्यादा बढ़िया है कि ये तो जो है CD में भी हमारा यूज़ होता है, DVD में भी यूज़ होता है और QR कोड में भी यूज़ होता है। ये जो है हमारा एरर को डिटेक्ट कर सकता है और एक साथ मल्टीपल एरर्स को करेक्ट भी करता है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, इट यूजेज अ सीरीज ऑफ इक्वेशंस टू डिटेक्ट एरर्स एंड रिकंस्ट्रक्ट द लॉस्ट और द करप्टेड डाटा। अब ये क्या करता है कि बहुत सारे इक्वेशंस को एक साथ परफॉर्म करता है जिसमें कि ये भाई सब मैच करता है कि भैया जो है ताकि मैच करता है कि जो हमारा एरर डिटेक्ट हुआ है, मतलब जो हमारा लॉस्ट हो गया है इंफॉर्मेशन, क्या हमारा ये इक्वेशन उससे मैच कर रही है। अगर मैच करती है तो ठीक है भैया, लगाकर हम उसे करेक्ट कर देते हैं। अगर नहीं मैच करती है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट परफॉर्म करते हैं। अब इसका एडवांटेज देखते हैं। कांट करेक्ट मल्टीपल एरर्स एंड इज रोबस्ट इन नॉइजी इन्वायरमेंट्स। और ये हमारा जो है मल्टीपल एरर्स को करेक्ट नहीं कर सकता है और ये जो है हमारा
रोबस्ट हो जाता है नॉइसी इन्वायरमेंट में। नॉइसी मतलब कि एक साथ अगर डाटा हमारा बहुत सारा डाटा एक साथ हो तो उस केस में ये थोड़ा सा कंफ्यूज खुद ही बेचारा हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसकी कंक्लूजन देखते हैं। एरर डिटेक्शन टेक्निक्स के हमारा कैलकुलेशन क्या है। पायरेसी चेक, चेकसम एंड सीआरसी आर कॉमनली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एरर्स विद सीआरसी बीइंग द मोस्ट रिलायबल फॉर कॉम्प्लेक्स डाटा, ठीक है। सीआरसी भाई साहब हमारा जो है मोस्ट रिलायबल होता है कॉम्प्लेक्स डाटा के लिए। अब इसके बाद हमारा एरर करेक्शन टेक्निक्स में हमारा होता है हेमिंग कोड होता है, रीड सैलमन को आर द पार्सली यूज्ड टू बोथ डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स विद रीड सैलमन ऑफरिंग बेटर एंड एरर करेक्शन फॉर द मल्टीपल डाटा। भाई साहब सोलोमन तो हमारा देखे ही ना, वो सारे के सारे बिट को मल्टीपल ऑपरेशन से परफॉर्म करके एक ही बार में जो है सबको करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो हमारा सोलोमन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और हेमिंग कोड तो हमारा सिंगल बिट एरर के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है यह है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ARQ प्रोटोकॉल विद इन एग्जाम्पल, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है AKTU में 2 बार रिपीट कर चुका है और 2023 में भी इसने रिपीट किया, 2023-24 में भी 1 बार रिपीट किया है। मतलब कि ये क्वेश्चन आपका 3 बार टोटल रिपीट कर चुका है। अभी मैं आपको 2023-24 का भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है। स्टॉप एंड वेट ARQ ऑटोमेटिक रिपीटर रिक्वेस्ट इज एन एरर कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज इन डाटा ट्रांसमिशन वेयर द सेंडर ट्रांसमिट अ फ्रेम एंड वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट before sending the next frame. It ensures reliable communications by retransmitting lost or corrupted frames. अब देखिए ये हमारा क्या होता है स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या होता है कि हमारा मान लीजिए कि एक सपोज करिए ये हमारा एक सिस्टम हो गया और ये हमारा दूसरा सिस्टम हो गया, ठीक है। अब ये क्या करता है कि एक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है कि भाई जो है जाइए आप पता लगा कर आइए हनुमान जी के जैसे कि जो है हमारा नेक्स्ट सिस्टम बिजी है कि नहीं बिजी है। अगर भाई साहब बिजी हैं इनको समझ में आता है कि ये जाते हैं सेंड करते हैं और इसमें ये चेक करते हैं कि बिजी है कि नहीं है। ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को सेंड करता है और चेक करता है कि फ्रेम हमारा बिजी है कि नहीं है, ठीक है। और जैसे ही अगर फ्रेम हमारा बिजी नहीं है तो डाटा सेंड कर दीजिए, अगर फ्रेम नहीं बिजी है तो फिर वापस से चेक करिए। अब ये हमारा इंश्योर करता है कि रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। वर्किंग ऑफ अब इसका हम वर्किंग को चेक करते हैं। द प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेप सेंडर एंड सेंड अ फ्रेम, सेंडर सेंड्स अ फ्रेम, द सेंडर ट्रांसमिट अ सिग्नल डाटा फ्रेम टू द रिसीवर्स। सेंडर क्या करता है कि एक सिग्नल डाटा फ्रेम जो है रिसीवर को सेंड कर देता है। द रिसीवर एक्नॉलेज द फ्रेम, रिसीवर क्या करता है एक्नॉलेज करता है फ्रेम को। अपॉन रिसीविंग द फ्रेम द रिसीवर सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सेंडर इंडिकेटिंग दैट द फ्रेम हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। अब देखिए पहले सेंडर सेंड्स अ फ्रेम, सेंडर सबसे पहले क्या करता है एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है फ्रेम के साथ टू द रिसीवर, रिसीवर के पास सेंड कर देता है, ठीक है। अब रिसीवर क्या करता है, रिसीवर एक्नॉलेज द फ्रेम, रिसीवर जो है फ्रेम को रिसीव करता है और फिर से एक्नॉलेजमेंट के साथ उसको जो है सेंडर को भेज देता है कि भैया हमें रिसीव हो चुका है, आपने जो हमें सिग्नल भेजा था वो हमें रिसीव हो चुका है। अब इसके बाद इसका ये हमारा इंडिकेट करता है कि रिसीवर के पास जो है सिग्नल जो है सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुका है, तो आप फिर से वापस से हमें अदर डाटा सेंड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसकी ये वर्किंग है। अब थर्ड इसका देखते हैं, सेंडर वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट। अब इसमें जो हमारा तीसरे पर सेंडर वेट करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए। द सेंडर वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट बिफोर ट्रांसमिटिंग द फ्रेम। इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम ड्यू टू द लॉस और द करप्शन द सेंडर विल रीट्रांसमिट द सेम फ्रेम। अब इसके बाद क्या करता है सेंडर जो है हमारा वेट करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए, ठीक है, कि भाई साहब मैंने जो संदेश भेजा था वो संदेश आया कि नहीं मेरे पास। अगर संदेश वापस आ गया है तो मैं नेक्स्ट संदेश भेजूंगा, मतलब नेक्स्ट फ्रेम को सेंड करूंगा। और अगर नहीं आया है तो फिर से मैं वही सिग्नल रीट्रांसमिट कर दूंगा वही फ्रेम के साथ, ताकि वो जाकर चेक कर सके, ठीक है। और जब उसके पास वापस सेंडर के पास आ जाता है तो उसके बाद वो आगे का फ्रेम सेंड करता रहे एक के बाद एक करके, ठीक है। रीट्रांसमिशन इन केस ऑफ एरर, इफ द सेंडर डज नॉट रिसीव द एक्नॉलेजमेंट विच इंडिकेट्स दैट द फ्रेम मे बी लॉस्ट और करप्टेड, द सेंडर विल रीट्रांसमिट द फ्रेम सेम फ्रेम। दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल द सेंडर रिसीव्स एंड वैलिडेट द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है।
अब ये प्रोसेस आपका तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक सेंडर रिसीव ना कर ले और उसको एक्नॉलेज ना कर दे कि भैया जो है हमें सेंडर मिल चुका है सिग्नल, आप आगे की सिग्नल नहीं भेजिए, आप आगे की फ्रेम भेजने की कोशिश करिए। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है नेक्स्ट फ्रेम को फिर से रिट्रांसमिट करता है। अब एग्जांपल ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अब स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की हमारा एक एग्जांपल है जिसको आप अगर लिखते हैं तो बहुत अच्छा वैल्यू भी रहेगा, और हाँ एग्जाम में हम जो है क्वेश्चंस को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 पे देखते हैं। द सेंडर सेंड्स द फ्रेम टू द रिसीवर। अब इसमें जो है सेंडर सेंड करता है फ्रेम रिसीवर को, रिसीवर रिसीव करता है फ्रेम को और इसको एक्नॉलेज कर देता है फ्रेम को, कि एक्नॉलेज मतलब 1 फ्रेम को रिसीव कर देता है ये। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है, द सेंडर रिसीव्स एक्नॉलेजमेंट एंड सेंड्स फ्रेम टू द रिसीवर। सेंडर क्या करता है, रिसीव करता है फ्रेम को और फिर से उनको जो है फ्रेम टू जो है सेंड कर देता है। द रिसीवर रिसीव्स द फ्रेम टू एंड एक्नॉलेज टू फॉर द फ्रेम टू। अब इसके बाद सेंडर रिसीव करता है और उसको मार्क टू कर देता है कि भैया जो है मुझे दूसरा भी सिग्नल मिल चुका है। अब तीसरा में फिर करता है ये सेंड करेगा और वो रिसीव करके एक्नॉलेज 3 कर देगा फ्रेम को, भैया मुझे तीसरा फ्रेम मिल चुका है। द रिसीवर रिसीव द फ्रेम 3 एंड एक्नॉलेज 3। अब फोर्थ में सपोज फ्रेम टू गेट लॉस्ट ड्यूरिंग द transmission, the sender sends frame 2 after again waiting for a second acknowledgement to, but if no acknowledgement is received for a certain time, so the sender retransmit frame 2। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि सेंडर ने सेंड कर दिया फ्रेम 2, ठीक है, अब वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट गया बट भाई साहब के पास पहुँचा नहीं डाटा दूसरे सिस्टम के पास, तो उसने जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, तो सेंडर वेट करेगा थोड़े टाइम के लिए और फिर से क्या करेगा, फिर से जो है रिट्रांसमिट करेगा फ्रेम 2 को और एक्नॉलेजमेंट में, और जब तक अगर उसके पास एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं आ जाता है तब तक वो रिट्रांसमिट ऐसे ही करता रहेगा। स्टेप 5, द रिसीवर फाइनली गेट फ्रेम 2 एंड सेंड्स एक्नॉलेजमेंट टू कंफर्म सक्सेसफुल रिसीव्ड। द सेंडर कैन देन प्रोसेस विद फ्रेम्स। ठीक है, अब रिसीवर इसमें जो है हमारा सेंडर फ्रेम 2 को पाता है और वो भैया बोलेगा भैया मैं फ्रेम 2 पा चुका हूँ, मार्क करता है, कंफर्म कर देता है, उसके बाद ही रिसीवर अगला फ्रेम 3 को सेंड करता है। ठीक है, अब इसके भाई साहब के थोड़े से बहुत जो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। एडवांटेज, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। हमारा जो है ये बहुत सिंपल होता है और इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन इन नॉइजी इन्वायरमेंट से जो है हमारा इंश्योर करता है कि नॉइजी इन्वायरमेंट में भी डाटा अच्छे से ट्रांसमिट हो सके। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, लो एफिशिएंसी, ओनली 1 फ्रेम इज ट्रांसमिटेड एट अ टाइम व्हिच रिड्यूसेस द थ्रूपुट स्पेशली इन हाई लेटेंसी नेटवर्क। अब एक बार में सिर्फ एक ही फ्रेम सेंड हो रहा है तो इस वजह से क्या होता है कि लो लेटेंसी होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है और जिसकी वजह से हम मल्टीपल टास्किंग भी नहीं कर सकते हैं, एक बार में हम बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अनयूजफुल बन जाता है इस केस में। टाइम आउट डिले, द सेंडर, अगर मान लीजिए कि टाइम आउट डिले का मतलब कि मान लीजिएगा एक सेंडर सेंड कर दिया और दूसरे के लिए रिसीव कर रहा है भैया कि वो जब मेरे पास एक्नॉलेजमेंट आएगा तब मैं डाटा को फिर से रिट्रांसमिट करूँगा। उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी रीजन से सेंडर के पास नहीं पहुँच पा रहा है, रिसीवर के पास सिग्नल नहीं पहुँच पा रहा है, तो उस केस में जो है ये अपने आप को रिपीट करता रहेगा प्रोसेस को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, थोड़ा सा इसका कंक्लूजन भी देख लेते हैं भाई। The stop and wait protocol ensures a reliable communication by sending 1 frame at a time and waiting for the acknowledgement। ठीक है, स्टॉप वेट फ्रेम प्रोटोकॉल में हमारा क्या होता है कि ये रिलायबल कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है जिसमें कि ये एक फ्रेम को सेंड करता है और दूसरे फ्रेम के लिए वेट करता है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रिलायबल कम्युनिकेशन हमारा इस्टेब्लिश हो जाता है। वाइल सिंपल एंड इफेक्टिव इज इन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। अब ये हमारा जो है सिंपल होता है एरर डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक्स में और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, इट इज इनसफिशिएंट फॉर द नेटवर्क विद हाई डिले और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बिकॉज इट वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट फ्रेम। अब ये हमारा जो है इनएफिशिएंट हो जाता है हाई डिले और डाटा के लिए, जहाँ पर मतलब बहुत सारे डाटा को एक साथ हमें ट्रांसमिट करना है या फिर बहुत सारे डाटा के साथ एक साथ खेलना है, तो वहाँ पर हमें ये सिग्नल बहुत ज़्यादा लो बेनिफिट करता है, मतलब सही से प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, अब डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अलोहा। अलोहा क्या होता है,
Aloha is a simple random access protocol used in communication network primarily for packet switches network like satellite communication and wireless networks. It is designed to allow devices to transmit data at any time with understanding that collision may occur. The retransmission is necessary. अब ये जो अलोहा आपका प्रोटोकॉल है, इसको हमने यूनिट 1 में भी बहुत अच्छे से इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे, उसको पढ़े थे। वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी है, हम वही चीज़ यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। अलोहा देखते हैं। अलोहा इज सिंपल रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल यूज्ड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क प्राइमरी फॉर पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड वायरलेस नेटवर्क्स। इट इज डिजाइंड टू अलाउ डिवाइसेस टू ट्रांसमिट डाटा एट एनी डिवाइसेस विद द अंडरस्टैंडिंग द कोलिजन में अकर एंड रीट्रांसमिट इट नेसेसरी। अब देखिए अलोहा जो है ना, इसका मेन मकसद ये है भैया कि जो है ये डाटा ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये भी हमारा जो है सेम उन्हीं के जैसे यूज़ किया जाता है। ये जो है डाटा को सेंड करेगा और फिर उसके बाद चेक करेगा भैया जो है वो डाटा हमारा बिजी है कि नहीं। अगर बिजी है तो कोलिजन अकर कर सकता है, और अगर नहीं बिजी है तो फिर ये डाटा को सेंड कर देता है। पैकेट ऑफ स्विचिंग डाटा नेटवर्क्स को ये ज़्यादातर हमारा यूज़ किया जाता है पैकेट स्विचिंग में या सेटेलाइट कम्युनिकेशंस में, ठीक है। अब इसका वर्किंग हम देखते हैं। अलोहा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल इफ टू डिवाइसेस सेंड्स डाटा एट द सेम टाइम। अलोहा हमारा जो है इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि अगर मान लीजिए कि दो डिवाइसेस हमारी हैं, वो सेंड कर दिए डाटा को सेम टाइम पर, उस केस में क्या हो सकता है, रिसीवर के पास दोनों डिवाइसेस रिसीव होंगे और उस केस में कोलिजन अक्कर कर सकता है, ठीक है। अब जैसे ही कोलिजन अक्कर करेगा उस केस में हमारा जो है डिवाइसेस दोनों डिवाइसेस को फिर से वापस से रीट्रांसमिट करना पड़ेगा डाटा को, ठीक है। द एक्नॉलेजमेंट इज सिंपल। अब यहाँ पर देखिए द प्रोटोकॉल इज सिंपल वेयर डिवाइसेस ट्रांसमिट डाटा एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। अब इसमें भी जो हमारा सेम प्रोसेस यूज हो रहा है कि डिवाइसेस जो है डाटा को सेंड करेंगे और वो वेट करती रहेंगे एक्नॉलेजमेंट सिग्नल के लिए। जैसे ही उनको अगर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल मिलता है तो वो डाटा को ट्रांसमिट कर देंगे, और अगर उनको कोई भी एक्नॉलेजमेंट सिग्नल नहीं मिलता है तो फिर से वो वापस से कुछ टाइम पीरियड वेट करेंगे और फिर से एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को रीट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे जो है दो टाइप्स के होता है अलोहा। अलोहा का जो एक हमारा जो है सिंपल वेरिएंट में हमारा जो है प्योर अलोहा एक होता है, एक हमारा स्लॉटेड अलोहा होता है, ठीक है। अब जो हमारा प्योर अलोहा होता है ये हमारा जो है सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स को, सेंड्स द डाटा व्हेन रेडी वेट फॉर अ रैंडम पीरियड बिफोर रीट्रांसमिटिंग इट इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड, ठीक है। अब ये हमारा जो है डाटा सेंड कर देता है और फिर से रुका रहता है अगर जब तक इसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाता। अगर एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं रिसीव हुआ तो ये फिर से वापस रैंडम टाइम के लिए रुकेगा और उसके बाद किसी भी टाइम फिर वापस से एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड कर देगा। अब स्लॉटेड अलोहा में यही चीज़ जो है स्लॉट के फॉर्म में हो जाता है। स्लॉटेड अलोहा में ये जो है हमारा कुछ टाइम हमारा जो डिवाइड हो जाता है इसमें स्लॉट में, और हर फिक्स टाइम पीरियड टाइम के लिए रुकेगा, फिक्स टाइम पीरियड या फिर फिक्स टाइम स्लॉट के लिए रुकेगा, और जैसे ही वो टाइम स्लॉट पूरा होगा उसका वो फिर से रीट्रांसमिट कर देगा सिग्नल को और फिर चेक करेगा। और अगर हमारा जो है सिग्नल एक्नॉलेजमेंट रिसीवर हमारा मैसेज सेंड करता है इसे, तो ये हमारा डाटा को रीट्रांसमिट कर देगा। और अगर एक्नॉलेजमेंट मैसेज हमें रिसीव नहीं होता है तो उस केस में ये वापस से एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा है डिफरेंस बिटवीन स्लॉटेड एंड प्योर अलोहा, ठीक है। अब इसका जो हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एडवांटेज में हमारा जो है सिंप्लिसिटी होता है, लो ओवरहेड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, अडेप्टेबिलिटी टू डायनामिक इन्वायरमेंट्स। अब देखो सिंप्लिसिटी क्या होता है, अलोहा इज वेरी सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। अलोहा हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और बहुत ईजी होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसको जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये हमारा जो है डिवाइसेस से मेल जोल करके काम करता है, यानी कि मिलजुल के काम करता है। डिवाइसेस हमारी जो होती हैं वो जो है डाटा को सेंड करती हैं वेर दे हैव एक्नॉलेजमेंट। जिनके पास जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मैसेज आता है ये डाटा को सेंड कर देती हैं और मेकिंग द प्रोटोकॉल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारा इसमें जो है प्रोटोकॉल सिंपल बन जाता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बन जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है लो ओवरहेड, सिंस द डिवाइसेस डोंट नीड्स टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग और कोऑर्डिनेट द ओवरहेड ऑफ द प्रोटोकॉल इज मिनिमम, मेकिंग इट इजी टू सेट अप एंड
सेट अप एंड यूज, ठीक है। अब इसमें जो हमारा जो है डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग टास्क परफॉर्म नहीं करना पड़ता है या फिर कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग टास्क को, जिस वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा बाहर की बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर कम होता है इस प्रोटोकॉल के ऊपर, जिस वजह से जो हमारा डिवाइस होता है वो हमेशा फ्री होता है और इसको बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ये हमारा जो है इतना फ्लेक्सिबल होता है कि जो है डिफरेंट डिवाइसेस पर हम जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं डाटा को वेन एवर दे हैव इट। उनके पास जब भी डाटा होगा डिफरेंट डिवाइसेस के पास वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और विदाउट नीडिंग और फॉर द स्पेसिफिक टाइम और द परमिशन। अब इसमें जो है डिवाइसेस को बिना स्पेसिफिक टाइम और परमिशन के रुके ये लोग अपना डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस मेक्स इट सुटेबल फॉर द सिनेरियोस वेयर डिवाइसेस नीड्स टू रीट्रांसमिट स्पोरेडिक डाटा। अब ये इसमें हमारा जो इसको बना देता है सिंपल और इजी, कहाँ पर स्पोरेडिक डाटा का यूज़ किया जाता है डिवाइसेस को सिंपल और इजी बनाने के लिए। अब इसके बाद हमारा आता है अडेप्टेबिलिटी टू डायनेमिक इन्वायरमेंट्स। ये हमारा जो है अलोहा कैन अडेप्ट द चेंजिंग नेटवर्क कंडीशंस एंड इज रोबस्ट टू डिफरेंट ट्रैफिक पैटर्न्स स्पेशली व्हेन द नेटवर्क इज लोड इज स्लो। अब ये हमारा जो अलोहा होता है ये हमारा जो है चेंजिंग नेटवर्क और डिफरेंट कंडीशन में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। और अगर मान लीजिए कि हमारा जो है ट्रैफिक है या फिर हमारा सिस्टम नेटवर्क लो है उस केस में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है, ठीक है। ये हमारा एडवांटेज है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ये हमारा जो है इनएफिशिएंट ड्यू टू कोलिजन। हमारा जो है कोलिजन की वजह से इनएफिशिएंट हो जाता है क्योंकि कुछ टाइम और कोलिजन से द डिवाइसेस ट्रांसमिट रैंडम। अब इसमें हमारा क्या होता है रैंडम मैसेज जो है डिवाइसेस सेंड करता है जिस वजह से कोलिजन अक्कर कर सकता है और एक डाटा हमारा दूसरे डाटा पर कोलाइड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मैं भी डाटा सेंड कर रहा हूँ और अगला पार्टी से भी वो डाटा ले रही हो। अब इस केस में क्या होगा, हमारी जो सिस्टम है वो जो है दूसरे से भी डाटा ले रही है और जो है हम भी डाटा सेंड कर रहे हैं उसे, तो उस केस में जो है कोलिजन अक्कर कर सकता है, डाटा की क्वालिटी हमारी जो है डिग्रेड हो सकती है। अब इसके बाद हमारा जो है आता है हाई ओवरहेड अंडर हाई ट्रैफिक। हमारा जो है ये when the network's load is high the number of the collision increase। अब अगर हमारा जब नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है तो उस केस में क्या होता है कि कोलिजन इंक्रीज कर जाता है लीडिंग टू द इवन मोर रीट्रांसमिशन। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो है बहुत ज़्यादा रीट्रांसमिशन का डाटा का जरूरत पड़ सकता है हमें, तो इस केस में भी हमें जो है बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट ये हमें जो है लगता है। दिस कैन रिजल्ट इन कॉन्गेशन एंड इंक्रीजेस डिलेज। अब इस केस में क्या हो सकता है कि हमारा डिले भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और इस वजह से हमें बहुत सारा एरर्स आ सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स नहीं आ रहे, उस केस में हमारा ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव परफॉर्मेंस भी नहीं देगा। नो कोलिजन डिटेक्शन, इसके अंदर हमारा कोई भी कोलिजन डिटेक्शन नहीं होता है, तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे CSMA-CD का हमारा कोलिजन डिटेक्शन होता था, डिले इन डाटा ट्रांसमिशन, क्योंकि भैया इसको बार बार जो है रैंडम ट्रांसमिशन दे रहा है जिस वजह से इसको सिग्नल को वेट करना पड़ रहा है, तो इस वजह से डिले भी हमारा बहुत ज़्यादा हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आता है, तो इस वजह से हमारा डिले डाटा के ट्रांसमिशन में हो जाता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, अलोहा इज ए सिंपल एंड फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल है। अलोहा हमारा जो सिंपल और फ्लेक्सिबल प्रोटोकॉल होता है जिसको हम अलग अलग इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमारा उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ये हमारा उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कोलिजन को परफॉर्म करने में, ठीक है। अब इसके बाद डिस्क्राइब द फ्रेमिंग मेथड्स यूज्ड इन डाटा लिंक लेयर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कौन कौन से फ्रेमिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं डाटा लिंक लेयर में, ठीक है। हमने यहाँ पर तो क्वेश्चंस में आपका ये मेंशन नहीं किया है कि कितनी बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बट ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि बहुत बार आपका एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक।